प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका 12th बायोलॉजी के बाद फ्यूचर में हम क्या करें उसके 3rd वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो इतने सारे क्यों हो गए? क्योंकि 12th बायोलॉजी के बाद स्कोप ही इतने सारे हैं। देखिए, मैं पता नहीं क्यों हमेशा बायोलॉजी के समर्थन में रहा, जबकि मेरे पिताजी खुद किसी टाइम में मुझे मैथ में डालने के विचार में थे, क्योंकि मेरे मैथ में अच्छे नंबर थे। पर संयोग था, मुझे बायोलॉजी में आना था, क्योंकि मेरे आसपास के क्षेत्र में बायोलॉजी के अलावा मैथ थी ही नहीं। तो इसलिए मैं बायोलॉजी में आया और आज भी मैं बायोलॉजी का ही प्रशंसक हूं और बायोलॉजी के लिए जब तक जिंदा रहूंगा काम करता रहूंगा। तो मैं आज जो वीडियो आपको देने जा रहा हूं, उस वीडियो के अंतर्गत जो बताने जाऊंगा, मैं 3rd पार्ट बना रहा हूं इसका, और उस 3rd पार्ट में जो बताऊंगा वो आपको यूजी कोर्सेज और उनके अलावा अदर जो कोर्सेज हैं, जो हम बैचलर डिग्री लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उनकी बात करेंगे इस कोर्सेज के अंदर। पर यहां हम 12th बायो में 2 आपके भागों में बांटते हैं कि एक तो जनरल साइंस, एक आपके अप्लाइड साइंस। अप्लाइड, देखिए ये जो 2 भागों में हमने बांटा, यहां से अगर हम पढ़ें तो जनरल साइंस के अंदर यूजी जो करोगे वो आपकी होती है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट हैं, शॉर्ट में कॉलेज में CBZ बोल देते हैं। ये तीनों सब्जेक्टों से आप क्या कर सकते हैं? यूजी। अगर आप ये यूजी करते हैं तो इसके बाद में इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप वहां पीजी कर सकते हैं। पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। यूजी जो है वो 3 साल की होती है। आप इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे सकते हैं। यहां ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैं कोर्स बताऊंगा उस कोर्स में कोर्स सभी कराते हैं। एक प्राइवेट कॉलेज होगा वो भी अपनी तरफ से कराता है, गवर्नमेंट कॉलेज होगा वो भी कराता है। पर हमें कहीं ना कहीं उन अच्छे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की बात करनी होगी इस चीज के लिए कि जहां आप एंट्रेंस दें और उस एंट्रेंस के अंदर आपका सिलेक्शन हो। क्यों? देखो, एक अच्छा कॉलेज जो होगा वो ऐसे नहीं कहेगा कि आप ऐसे ही उठ के आ जाओ और हम आपका एडमिशन ले लेते हैं। एक अच्छा कॉलेज एंट्रेंस रखेगा और उस एंट्रेंस के बेसिस पर भी वो टॉप जो बच्चे हैं, क्रीम जो बच्चे हैं, उनका वो एंट्रेंस में पास करता है, क्योंकि रिटर्न वो अच्छा करते हैं। और जब उनका एडमिशन होता है तो वहां से बच्चा आगे ग्रो अच्छा करता है। वहां जो प्रोफेसर या लेक्चरर होते हैं वो भी एक वेल क्वालिफाइड, जो यूजी और पीजी के नॉर्म्स हैं, यूसीजी के, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो बच्चे को बहुत हायर एजुकेशन या फ्यूचर को आगे तक गाइड कर पाते हैं। तो आप यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यूजी करने जा रहे हैं तो एक प्रतिष्ठित संस्था जिसका वाकई में एक अच्छा रोल हो, अच्छा नाम हो, अच्छा वहां से बच्चों का प्लेसमेंट होता हो, बच्चा वहां से आगे अच्छी अच्छी जॉब्स गेन किया हो। एक एवरेज छोटे से कॉलेज से करने से आप में क्षमताओं में कमी आएगी, जबकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपकी क्षमताएं और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, अगर यूजी कहीं भी कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दें और फिर वहां एडमिशन लें, अपनी प्रतिभा सिद्ध करें, और वहां जाकर के अगर आप तरक्की करते हैं तो आपका नाम होगा। उसके बाद 3 साल यूजी करने के बाद उस संबंधित कोर्स या सब्जेक्ट से आप पीजी कर सकते हैं, जो 2 साल की होती है। इस पीजी करने के बाद में आप चाहें तो यहां आप नेट, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होता है, ये टेस्ट ICAR जो संस्था है, ICMAR संस्था है, या आपके यहां मैं अलग अलग संस्थाओं की बात कर रहा हूं वहां से करते हैं, तो ये हर 6 मंथ में आपके एग्जाम लगती है।
और इस एग्जाम में टॉप जो बच्चा होता है उस टॉप बच्चे को जेआरएफ मिलती है। जेआरएफ क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब रिसर्च लाइन के लिए वो एलिजिबल होता है। यहां अगर उसको रिसर्च फेलोशिप के अंदर 25,000 से एक्स्ट्रा अमाउंट मंथली उसको मिलता है जो उसकी जीवन यापन के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 साल आप एजुकेशन को दिए 12th पढ़ने को, तो अगर 3 या 4 साल से स्टार्ट किए पढ़ाई तो आप 15 साल के यहां हो चुके। 3 साल आप उसके बाद यूजी लगाते हैं तो 18 साल, उसके बाद पीजी करते हैं तो 2 साल 20 साल। उस 20 साल के बाद में आप उस जगह पहुंच चुके होते हैं जहां आपके गार्जियंस ये उम्मीद करते हैं कि आप क्या कर रहे हो बेटा इतने दिन पढ़ते पढ़ते। तो अगर मान लो वहां आप 1 आध साल तैयारी करके या पीजी के साथ नेट की क्वालिफिकेशन तैयारी करके अगर ये करते हैं तो 6 महीने, हर 6 महीने में एग्जाम लगता है, और अगर आप एक क्लियर कर लेते हैं तो रिसर्च लाइन में यहां से तुरंत जा सकते हैं जिससे आपको जेआरएफ मिलती है और लगभग 25,000 महीना आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के बाद आपको एसआरएफ रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जो लगभग 35,000 के आसपास मंथली आपको पड़ती है। तो यहां आप पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो जेआरएफ और एसआरएफ मिलती है वो पीएचडी के लिए मिलती है। अगर आप पीएचडी करते हैं, ये लगभग 5 साल के आसपास का एक रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क है जहां से आपकी जॉब की असीमित ऊंचाइयां खुलती है। अगर आप यहां से पीएचडी करके जाएं तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, रिसर्च लाइन में जा सकते हैं, डिफेंस लाइन में जा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इन जो बंदे हैं इनको हायर करती है और लाखों करोड़ों का पैकेज देती है। मेरे साथ के कई बंदे हैं जो अच्छी अच्छी जगह पीएचडी करके अच्छी जगह जॉब में कंपनीज में अच्छा पैकेज उठा रहे हैं। तो आप भी यहां से चाहें तो इन लाइनों में जा सकते हैं। तो देखो 12th बायो के बाद अगर आप जनरल साइंस में जाते हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी CBZ वाला ऑप्शन आता है, और वहां एक पीजी करने के बाद अगर आप पीएचडी वाले कोर्स में चले जाएं तो ये एक जनरल है। उसके बाद अप्लाइड साइंस की बात करें तो अप्लाइड साइंस में लगभग 16 स्ट्रीम आती हैं जिसके अंदर पहला माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप स्पेशल बीएससी या एमएससी करते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप वैकेंसी, जैसे आपके फूड या बेवरेज इंडस्ट्री जो भी है वहां एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंपलसरी है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उसमें माइक्रोबायोलॉजी की एक अलग से लैब होती है, वहां भी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी बंदा सेलेक्ट किया जाता है। तो आप माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी एमएससी करते हैं तो आपके प्राइवेट सेक्टर में या रिसर्च लाइन में आपके ऑप्शन खुलते हैं। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। तीसरा बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री। ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं एक तरह से। अप्लाइड साइंस के जो कोर्सेज हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। ऐसे ही बात करूं तो एनवायरमेंटल साइंस, ऐसे ही बात करूं तो ऑक्यूपेशनल जो हम पहले बात कर चुके थे, आपके वे व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हैं तो वो इस कोर्स में आप बीएससी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजी, जो एक्सरे सोनोग्राफी की हमने बात करी थी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव विकास। ये एक मानव विकास से संबंधित आपके जो फोसिल्स साइंटिस्ट होते हैं वो मानव विकास का अध्ययन करते हैं, और मानव विकास का अध्ययन के अंतर्गत यहां पर आप इसमें भी बीएससी या एमएससी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके पास और कोर्सेज में पैथोलॉजी है रोग विज्ञान के लिए, या आप फिशरी डिपार्टमेंट, फिशरी मत्स्य विज्ञान में बीएससी कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक साइंस अपराध विज्ञान,
अपराध विज्ञान, जो आप डिटेक्टिव, वो टीवी पर बहुत सारे नाटक आते हैं जिनमें डिटेक्टिव खोज करता होता है, वो कहीं भी कातिल की पहचान करने के लिए सैंपल उठाता है और जांच करता है, वो फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत आता है। ये मत्स्य के अंतर्गत मछलियों से संबंधित पैथोलॉजी, रोग से संबंधित विज्ञान है, रोग कारकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आपके यहां एक नया कोर्स चल रहा है आजकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो कंप्यूटर का जीव के अंतर्गत अध्ययन। भाई जैसे आपने ध्यान दिया हो 12th बायोलॉजी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा, वाटसन डी कॉलिंस जो वैज्ञानिक थे, फ्रांसिस डी कॉलिंस, उन्होंने स्टार्ट किया, जेम्स डी वाटसन। तो वो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जीन की संरचना मालूम करी। अब जीन तो बहुत सारा लंबा छोटा, डिस्ट्रोफिन, बहुत सारे अलग अलग जीन हैं और उन जीनों पर नाइट्रोजन बेस अलग अलग है। अब इन बेसों का सीक्वेंस कंप्यूटर की मदद से ही आप एक अरेंज कर सकते हैं इन डेटा को। तो इस डेटा को अरेंज करने के लिए आप बीएससी किस में कर सकते हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसके अंतर्गत कर सकते हैं। आप यहां से स्पीच थेरेपी, मैंने अभी गूंगे बहरे के लिए बताई थी, वो थेरेपी कर सकते हैं। या फिर आप जेनेटिक्स, अनुवंशिकी, ग्रेगोर जॉन मेंडल जो अनुवंशिकी के पितामह थे, उनसे संबंधित ये विज्ञान लेकर के भी आप अलग से चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से ये शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी श्रव्य विज्ञान, जो समस्याएं सुनने में होती हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 2 विज्ञान जो रह गए उनमें आपके कहीं ना कहीं एक तो हेल्थ साइंस जो है वो आपके रह गया है। एक हेल्थ साइंस के अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। तो कुल टोटल मिलाकर ये 16 स्ट्रीम हैं अलग अलग। इन 16 स्ट्रीमों से अगर आप बीएससी करते हैं, सिंपल बीएससी, तो पर एक दिक्कत है कहीं ना कहीं। अगर आप सिंपल बीएससी इन स्ट्रीमों से करते हो तो इनसे संबंधित विज्ञान या इनसे संबंधित जॉब ही आप ले सकोगे। पर यदि आप सीबीजेड या जनरल साइंस से कर सकते हो तो उनके बाद इन सब्जेक्टों से चाहो तो आप पीजी भी कर सकते हो। पर पीजी करने के बाद, जैसे मैं बताऊं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी निकली थी। मैंने किसी टाइम सिंपल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से बीएससी करी थी और उसके बाद मेरी एमएससी जो थी वो माइक्रोबायोलॉजी से थी। पहली एमएससी जो मैंने करी वो उस टाइम माइक्रोबायोलॉजी से की और उसके बाद जब मैंने एंट्रेंस दिया स्कूल लेक्चरर का, तब मुझे पता चला कि मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं अगर पीजी डिग्री आप अप्लाइड साइंस से लेते हैं तो राजस्थान या कुछ इससे संबंधित ऐसे जिले, ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भी पुराने नॉर्म्स माने जाते हैं, वो इन्हें साइंस का पार्ट ही नहीं मानते। वो तो सिंपल क्या कहते हैं, अगर बायोलॉजी में आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो या तो एमएससी बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए। ये अदर कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप इनको पीजी में लेकर के वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं विवाद की बात नहीं कर रहा, मैं उस विवाद में आप ना फंसे इसलिए मैं आपको सलाह जो दूंगा वो ये दूंगा कि जनरल साइंस से आप बीएससी करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी कैसे, आप चाहें यहां से बैंक की तैयारी कर सकते हैं, आप चाहे रेलवे की जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी तैयारी कर सकते हैं, आप चाहे पुलिस की यहां से तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें पटवारी, या आप चाहे एसएससी जो सबसे बड़ा कमीशन है, रिक्रूटमेंट कमीशन, उसकी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास लाइनें बहुत हैं, पर कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट वीडियो पे आऊं तो ये सारी चीज डिपेंड है बच्चे पर। बच्चा क्या सोचता है, फिर उसके माँ बाप क्या सोचते हैं, फिर उसको गुरु क्या गाइड करता है, और फिर चौथी चीज उसकी परिस्थितियां क्या है।
अगर ये चारों का संयोग होता है तो बच्चा चाहे जो कर सकता है। आप चाहें तो यहां से मैं क्यों कहूं आप इन छोटी पोस्टों के लिए तैयारी करें, यूपीएससी टारगेट करो और आईएएस बनो, सबसे बड़ा टारगेट यूपीएससी। आप चाहें तो आईएएस बन सकते हैं। एक ग्रेजुएशन लें, मेरा एक बहुत अच्छा प्रिय स्टूडेंट है, वो पहले जब 12th में मेरे संपर्क में था तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट था कि मैं कहीं ना कहीं सर डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट आता है और मुझे बहुत रुचि होती है, पढ़ने में अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर एक प्रोफेशन जो है वो भगवान के समतुल्य माना जाता है कि कहीं उसके पास कोई बंदा आता है तो वाकई में ये उम्मीद लेके आता है कि मेरे संबंधित व्यक्ति को वो अच्छा कर देगा, स्वस्थ कर देगा, बचा लेगा या उसके लिए अच्छा कुछ कर पाएगा। पर मैं जब उसको पढ़ाता गया तो 12th पढ़ते पढ़ते उसने अपना विचार चेंज किया और उसने कहा देखो सर, इज्जत है इस प्रोफेशन में, पर इज्जत के साथ मुझे पावर भी चाहिए। एक मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब लूं जिसके अंदर मेरे हाथ में एक पावर हो और वाकई में मुझे लगे कि मेरे नीचे एक अच्छा काफिला, अच्छा रुतबा, अच्छे एम्प्लॉइज काम करते हैं और मैं एक अच्छा टीम लीडर हूं और देश को विकास के रास्ते पे ले जा सकता हूं। तो आप वो रास्ता भी यूपीएससी, उसने सोच चेंज करी 12th में अच्छे परसेंटेज लेने के बाद कि नहीं मुझे करना है, और 2025 उसका टारगेट है। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि एनर्जी ही इन बच्चों से मिलती है। तो 2025 यूपीएससी आईएएस ऑफिसर वाकई में एक अच्छा सुनकर के एक आज ऊर्जा आ जाती है। ये सब डिपेंड किस पर है? बच्चे पर। अगर बच्चा चाहे और एक बार ठान ले तो दुनिया को बदल सकता है। और ये चीज के लिए फिर सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं माँ बाप, फिर काम करते हैं गुरु, फिर काम करते हैं परिस्थितियां, वो किस तरह से उसको उठा रही हैं, किस तरह से ग्रोथ करा रही हैं। तो मेरे पास लाइनें 12th बायोलॉजी के बाद जितनी मुझे पता थी वो मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी, और इसके अलावा भी बहुत सारी लाइनें आप चाहें जिधर जा सकते हैं। पर सबसे बेस्ट सोच और बेस्ट डिसीजन क्या होगा? बच्चा क्या सोचता है। आप अपनी परिस्थितियां सोचें, आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ लें और उस तरीके से काम करना शुरू करें कि मुझे आगे बढ़ना है। अपनी नकारात्मक क्षमताओं को समाप्त करते जाएं और हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास रखें, माँ बाप पे विश्वास रखें, आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से इसी के साथ ऑल द बेस्ट 12th के बाद के फ्यूचर के लिए। और जो बच्चे 10th में पास हुए हैं उनको मैंने 10th से आगे का स्टेप बताया, इसीलिए मैंने ये वीडियो 10th से शुरू किया था। 10th के बाद बच्चा किधर जाना चाहिए, उसके बाद 12th के बाद किधर जाए, फिर सोच सकता है। तो मेरी तरफ से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अगले भविष्य के लिए। आप इसी तरह से लगातार अपनी विचार और व्यक्त करते रहिए कमेंट्स के जरिए, और मैं इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो लगातार देता रहूंगा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।